CAPFSC 2024 के जो कैंडिडेट्स को, जिनको भी PST PET MST के लिए एडमिट कार्ड मिल गया है और जिनको कमिंग डेज में मिलने वाला है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस आपके दिए हुए हैं। स्टिल कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिनको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, आप इनको प्रॉपर तरीके से ध्यान दोगे। पहला इसमें पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर PST PET फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द डेट और टाइम एंड वेन्यू इंडिकेटेड अबव। देखो, आज के डेट में नॉर्मल जब अटेस्टेशन बोला जाता है तो इसका मतलब है आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है कि यस यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल है। एक टाइम था, जैसे हमारे टाइम में अटेस्टेशन का मेन मतलब होता था कि गेस्टेड ऑफिसर से करवाना है। लेकिन आज के डेट में जनरल जब अटेस्टेशन बोलते हैं तो आप अपना अटेस्टेशन करके कि यस आई एम सर्टिफाइंग, एक तरह से कि यस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही है। पहले जो होता था कि आपको गेस्टेड ऑफिसर से सर्टिफाई करना होता था, आज की डेट में जब गेस्टेड ऑफिसर से करवाना होता है तो स्पेसिफिक लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट विल डिपॉजिट द हार्ड कॉपी ऑफ DAF। DAF का आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है along with relevant documents like proof of date of birth। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसका मतलब 10th का आपको सर्टिफिकेट। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला 10th का सर्टिफिकेट नहीं, तो आप मार्कशीट जो है वो सबमिट करोगे जिसमें डेट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन जो आप पास हो। कास्ट और क्लास, एक्चुअली कास्ट में मेनली आप जैसे OBC हो तो OBC सर्टिफिकेट, स्पेसिफिक कास्ट कास्ट नहीं, OBC NCL। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस इंप्लॉई है या एक सर्विसमैन, जो भी आपको जो बेनिफिट्स आपने लिया है उसके सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट्स का इशू था कि हमारा जो DAF है वो मिस हो गया है, जो ओरिजिनल DAF है। देखो, जो प्रिंट प्रीव्यू आगे वाले में आएगा कि प्रिंट प्रीव्यू को नहीं आपको प्रेजेंट करना। अब आप एक बार जो आपका वन टाइम जो OTR है उसमें आप एक बार लॉगिन कर लेना, और यदि लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाता है, यदि वहां डाउनलोड करने का देख लेना ऑप्शन यदि हो तो आप वहां से ओरिजिनल डाउनलोड कर लो। यदि नहीं होता है तो आप इमीडिएटली UPSC को इन्फॉर्म करो कि यस हमारा जो भी मिसप्लेस्ड हो गया, क्योंकि UPSC के तो पास है सारे, आपने जो भी फाइनल DAF सबमिट किया है वो है। तो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं और वो ले नहीं पाते हैं ये उसका प्रिंट या फिर जो सॉफ्ट कॉपी है वो फाइनल सबमिशन का। तो हमेशा ध्यान रखो, जिस भी प्रोसेस में आप गुजरते हो सारे का आप अपने पास रखो तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक ये। नेक्स्ट आपका है, इट शुड बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन PST PET एंड MST RME विदाउट DAF। ये यही चीज है। देखो, ये स्पेसिफिक आपका लिखा हुआ, प्रिंट प्रीव्यू ऑफ DAF विल नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट प्रीव्यू जब आप फाइनल सबमिशन के पहले आपको देखने का मौका मिलता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है क्या ये सही है। यदि उसमें कुछ गलत है तो आप फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि सेंड करते हैं कि सर ये हमारे प्रिंट प्रीव्यू है, उसको देख लीजिए, कुछ यदि सजेशंस हैं तो वो देने के लिए। फिर आपके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये देखो, जो आपका जो कॉल लेटर है, यानी कि ये जो कॉल लेटर मिला हुआ है आपको, वो प्रोविजनल है। एक तरह से प्रोविजनल का मतलब होता है क्या, यदि एट एनी स्टेज इफ यू आर फाउंड कि यू आर नॉट एलिजिबल तो आपके कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। फिर आपका इट इज कंपलसरी टू ब्रिंग, ये आपका ऑलरेडी वही चीज है कि DAF आपको ले जाना है, और जो रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन हैं, जो सर्टिफिकेट हैं वो। देखो, जो ये चीज लिखा हुआ ना कि नो चेंज फॉर सेंटर विल बी इंटरटेन व्हाट्सोएवर, इसका मतलब क्या, सेंटर तो आपको चेंज करने के लिए नहीं। आप देखोगे इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ उसमें डेट का भी दिया हुआ है कि नो इंटरटेन डेट चेंज एंड सेंटर चेंज विल नॉट बी इंटरटेन। लेकिन यदि आप यहाँ देखो, स्पेसिफिक सेंटर के बारे में दिया हुआ है। डेट का इशू होता है कि जैसे किसी का एकदम इमरजेंसी है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक एग्जाम कोई पड़ गया या किसी का कुछ एकदम एक इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन हो गया कि आप एनी हाउ उस डे अटेंड नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ई एडमिट कार्ड अलोंग विद हार्ड कॉपी ऑफ, ये ऑलरेडी है, आप DAF प्लस फोटो ID। तो जो फोटो ID आपने दिया है उसमें जब फॉर्म भर रहे थे और एडमिट कार्ड
के साथ आप जो ले गए थे रिटर्न एग्जाम में, वो तो कोई भी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है, वो उसको आप ले जाओगे। ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर पीएसटी, पीईटी, एमएसटी, आरएमई आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर फुली एलिजिबल। यदि आप एलिजिबल नहीं हो तो आप बेटर ना जाओ। जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं ऐसे जिन्होंने रिटर्न तो क्वालिफाई कर गया, लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका रिव्यू मेडिकल देखो कंटिन्यूएशन में आपका होता है। पहले आपका मिनिमम 45 डेज दिया जाता था, लेकिन आज के डेट में वो सिचुएशन नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नोट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम्स। अब अननेसेसरी क्यों आप वहां ले जाओगे कुछ महंगी चीजें। अब मोबाइल तो एक आज के डेट में इसेंशियल चीज हो गया है, इसेंशियल, लेकिन अदरवाइज कोई ज्वेलरी है या अननेसेसरी चीजें सेंटर पे ना ले जाना वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आपका है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, तो ऑब्वियसली उसको क्लीन करके रखना है। और कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ऑन स्पोर्ट्स किट फॉर अपियरिंग। अब स्पोर्ट्स किट का मतलब ये नहीं है कि सारे चीज आप मैच खेलने नहीं जा रहे हो। स्पोर्ट्स किट का मतलब है कि जैसे जो भी आपको रनिंग जिस चीज में, जैसे शूज आपको चाहिए रनिंग का, तो वो आपके पास होने चाहिए। आप जो भी है जैसे लोअर है, शॉर्ट्स है, या जिनको जो कपड़े में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स क्लॉथ और स्पोर्ट शूज रखोगे, तो वो आपका अपना। अब जैसे देखो, जो आपको एक तरह से कीट के रूप में क्या है, एक शॉर्टपुट चाहिए होता, तो शॉर्टपुट तो वहां है ना। वो जो 7.26 का केजी का जो मेल के लिए गोला फेंकना है, तो वो तो उनके पास है। और बाकी स्पोर्ट्स किट के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं ले जाना है कि बहुत सारा चीज, शूज आपके पास होना चाहिए, और जो क्लॉथ आप पहन रहे हो वो। और एक नॉर्मल होता है ना कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रैम्प या कुछ उस टाइप का हो जाता है, तो एक अपना रखना चाहिए बैंडेज। सपोज करो कि आपने एक्सरसाइजेस वगैरह कर लिया, कुछ थोड़े क्रैम्प वगैरह उस टाइप के, ऑब्वियसली वो अवॉइड करना है। आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी करोगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस वैसे कुछ होते हैं तो आपको रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका 9 नंबर में है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी जैसे प्रेगनेंसी वाले, पहले जो आपका देखोगे शायद 21 या समथिंग तक ऐसा था कि जो कैंडिडेट उस ड्यूरेशन में फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, तो उनको एक तरह से उस ईयर के लिए परमानेंट रिजेक्शन कर दिया जाता था। लेकिन अभी शायद 22 या कुछ ऐसा ही हो गया है कि जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, अब ये देखो ऐसा है कि एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उसमें जो भी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए वो टेम्पोररी रिजेक्शन होता है। जब ऑब्वियसली उनके बेबी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप जैसे इसमें से मान के चलो इसमें नहीं होंगे, लेकिन और कोई एग्जाम है उसमें किसी में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ना ऐसा सिचुएशन। लेकिन जो भी है वैसे सिचुएशन में आपको अभी आज के डेट में परमानेंटली रिजेक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका है दिस इज द कैंडिडेट्स कॉपी टू बी केप्ट विद कैंडिडेट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये कभी भी जैसे आप से मान के चलो कि इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ही ये मांगा नहीं जाता है, लेकिन आपको रखना चाहिए कि ये प्रूफ है ना कि आपको ड्यूली एडमिट कार्ड इशू किया गया, आप अपियर हुए, आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला। जैसे जब आप फिजिकल पास करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट एक देते हैं कि यस द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड फिजिकल टेस्ट। आप मेडिकल में पास हो जा रहे हो, ठीक है, तो आप इसका मतलब है फिजिकल मेडिकल में आप पास हो गए, फिर आप इंटरव्यू में जाओगे, तो सारी चीज का ये रहता है। फिर है कि कैंडिडेट्स विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट इंजरी अकरिंग ड्यूरिंग पीएसटी, पीईटी, एमएसटी। तो कभी कभी जैसे किसी का इंजरी हो जाता है, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंडेमनिटी होता है ना, कि जैसे आप ट्रेनिंग में जाते हो या कुछ कभी कभी जैसे ना एडवेंचरस टूरिज्म के लिए जाते हो, तो वहाँ भी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराना होता है। कि भाई कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, जैसे ट्रेनिंग में ही इंजुरी हो जाता है। ट्रेनिंग में भी जैसे एक्सेप्शनल देखोगे, कुछ कुछ जो स्पेसिफिक फोर्स ट्रेनिंग होता है, तो बहुत बार डेथ भी हो जाता है। ऑब्वियसली वो सारी चीजें पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन एक्सेप्शनल टाइम में बेसिक ट्रेनिंग में नहीं होता है। नॉर्मली जैसे कमांडो ट्रेनिंग वगैरह, या जैसे अब लेटेस्ट एक पैरा ट्रूपर का कर रहे हैं, एनएसजी का कर रहे हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है ना कि लाइव मैगजीन के साथ करना होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर इन द सेंस की ट्रेनिंग उस हार्ड लेवल का होता है कि कभी कभी कैंडिडेट कोलैप्स कर जाते हैं और उनका डेथ भी हो जाता है। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले देखोगे कि रांची में शायद पुलिस का भर्ती हो रहा था, तो कई कैंडिडेट रनिंग के ड्यूरेशन में उनका डेथ हो गया। सो फिजिकल वगैरह में तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह मेरी नॉलेज में आज तक ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है।
Candidates are advised not to use performance enhancing drugs for PST PET. Any candidate found under influence of any energetic medicine during PET will be debarred for further process of recruitment. अब देखो बहुत सारा चीज क्या होता है ना कि मेडिसिन वगैरह कोई ऐसा लेते हो, कोई ड्रग ले लेते हो, तो उसका मेडिकल टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह करेंगे। तो कुछ में यदि पता चलता है तो फिर आप रिजेक्शन हो जाओगे। ये एक ऐसा आपका जो रनिंग है या एक्टिविटी है, इतना टफ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। यदि टफ है कोई भी चीज, तो मैं समझता हूँ लॉन्ग जंप है, थोड़ा सा टफ है, उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करो। कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि जो भी आपका सेंटर है, at their own cost, and no journey fare is admissible to them for appearing in PST, PET, MST, RME. Candidate will make their own arrangement for boarding, lodging during their stay for 2 to 3 days. इन जनरल जो होता है आज के डेट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स का 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है। कुछ कैंडिडेट्स का 3 डेज लगता है। और जिनको री मेडिकल मिल गया, तो री मेडिकल मिल गया तो आपको और एक्स्ट्रा रहने की जरूरत होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा जैसे देखो जो जो कैंडिडेट्स का जो सेंटर मिलता है, वो आपका जो रेसिडेंस है उसके आसपास में, आसपास का मतलब ये नहीं है कि 50 किलोमीटर, किसी के लिए वो 500 किलोमीटर हो सकता है, किसी के लिए 100 किलोमीटर हो सकता है, किसी के लिए 800 किलोमीटर, या किसी के लिए 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आपको जाना पड़ता है। तो आप जैसे देखो जनरली क्या है कि ट्रेन, कुछ कैंडिडेट्स के ट्रेन के लिए, कुछ का बस का। अब जैसे सपोज करो कि बस वगैरह में है, तब तो एडवांस में टिकट लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। किसी को मान के चलो 200-300 किलोमीटर है, तो आप बस से यदि जा रहे हो, या 200-300 किलोमीटर ट्रेन से भी जा रहे हो, तो आप विदाउट रिजर्वेशन के भी कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स चले जाते हैं। लेकिन जहां रिजर्वेशन की वगैरह की बात है, तो बेटर है कि 2 रिजर्वेशन ले लो। अब आप एक एज ए गेस्टेड ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो बर्डन ले ही सकते हो। तो नॉर्मली आपका 2 डेज में हो जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को 3 डेज लगता है। लेकिन आरएमई री मेडिकल यदि मिल गया, यानी कि मेडिकल में आप रिजेक्शन यदि हो गए, तो री मेडिकल वाले में क्या है कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा, या हो सकता है 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। इसका कारण क्या होता है ना, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा कई दिन का डेटा वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कैंडिडेट्स का कि क्या हाल चाल है। तो उस सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़े टाइम एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं जो इसमें से नहीं है। एक चीज ध्यान रखो कि जो आप एज ए कैंडिडेट के तौर पे फूड वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वाटर इनटेक आप लेते रहो। सो जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना कि कंसंट्रेट यदि आपका लेटेस्ट एक कम वाटर लेते हो, तो आपके बॉडी थोड़ा डिफरेंट तरीके से कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। जैसे ब्लड आप लेते हो, ब्लड सैंपल आपका दिया जाता है, या फिर आपका यूरिन। अब यूरिन में आप प्रैक्टिकल देखो, किसी दिन आप धूप में निकल गए, तो आपका यूरिन क्या है, येलोइश कलर हो जाता है। या जिस दिन पानी आप कम पियो, थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है। लेकिन आप पानी जिस दिन ज्यादा पियो, और यदि बहुत ज्यादा धूप में इधर उधर नहीं रहते हो, तो आपका क्या है, वो ज्यादा क्लीन होता है। तो इट्स बेटर है कि जो भी आप वाटर इंटेक रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े लेते रहो। अब ऐसा नहीं है एक बार 2 लीटर पी लिए, नहीं, थोड़े थोड़े वाटर इंटेक लेते रहो। जिनका वजन कंट्रोल में है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो उस पार्टिकुलर डे में थोड़ा सा कम करो। थोड़ा सा कम करने का मतलब है कि यदि हम देखो, हर पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ऑन एन एवरेज 2 लीटर वाटर पीते हैं। अब जैसे देखो बहुत सारा चीज है ना कि हम खाना खाते हैं, कुछ जूस पिए, दाल पिए, ये सारे उसमें भी तो वाटर है ना। फ्रूट्स खाए, सैलेड खाए, वो सब में भी वाटर है। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कम वाटर लेते हैं, मान के चलो 2 लीटर डेली। कुछ ऐसे पर्सन हैं कि 6 लीटर वाटर लेते हैं। अब कोई पर्सन ऐसे हो कि 4 लीटर वाटर यदि आप एक दिन में ले रहे हो, तो उस पार्टिकुलर डे में थोड़ा कम कर लो। चीज का वजन ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपका कुछ चीजें कम हो जाएंगी, जो वजन थोड़ा सा तो कम होगा। और जो नॉर्मल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वाटर इंटेक लेते रहो। जब भी जैसे यूरिन सैंपल वगैरह दोगे, तो यूरिन सैंपल थोड़ा सा बीच वाला देने का कोशिश करो। नॉर्मली जैसे जब भी होगा कि हाँ अब यूरिन सैंपल दिया जाना है, सपोज करो 1 घंटे बाद, तो थोड़े थोड़े वाटर वगैरह ले, और बीच वाला दो सैंपल, थोड़े से यूरिनेट कर लो, उसके बाद फिर लो, और उसके बाद उसको सैंपल को दो। तो यूरिन सैंपल ब्लड वाले में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वाटर इंटेक, ब्लड भी क्या है, आपका वाटर ही तो है ना।
बॉडी में यदि आपका पानी कम है तो ब्लड में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो आप वाटर इनटेक वगैरह रेगुलर रूप से लेते रहो। एक तरह ओके। तो सारी चीजों को इसमें ध्यान रखो। दूसरा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कुछ कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ का जैसे हार्ट बीट, ये सारे चीज में इश्यूज होते हैं। तो ना थोड़ा सा योगा मेडिटेशंस वगैरह करो। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना कि जिनका थोड़े से टेंशन में आते हैं, थोड़े डर के माहौल में आते हैं, तो उनकी स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। तो ट्राई करो जितना रिलैक्स रहने के लिए। किसी भी चीज में देखो, जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे बॉडी के पैरामीटर प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अचानक ना आप कभी मूवी देखने लगते हो तो क्या होता है, कोई ऐसा सीन आता है तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, जिसको गूज बम्प कहते हो। तो क्या होता है, आपका जो सामने जो कुछ हुआ उसके कारण आपका बॉडी जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो वो सिचुएशन होता। अदरवाइज नॉर्मल आप रिलैक्स हो तो आपका बॉडी रिलैक्स में है। अचानक जैसे आप रनिंग करते हो तो क्या होता है, हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट हो गए आपके सामने, कुछ ऐसे न्यूज आपने देख लिए, कुछ घटनाएं आपने सुन ली, तो क्या होता, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो जितना रिलैक्स रहने की, यदि इन जिनके साथ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है कि थोड़ा कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या हार्ट बीट बढ़ जाता है या टेंशन में आने पे पसीने ज्यादा निकलने लगते हैं, तो अभी आपके पास ये विकल्प है कि आराम से आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन में बैठो। अभी कुछ दिन के लिए एक तरह से जिनका भी फिजिकल मेडिकल है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना जैसे कर रहे हो थोड़े थोड़े आधे घंटे 1 घंटे टाइम दो। लेकिन जिनको कोई कंपोनेंट में इशू है और जो कंट्रोलेबल है, जो आपके कंट्रोल में है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें से टाइम दो। सपोज करो आधे घंटे के लिए आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। रिलैक्स से बैठो, रिलैक्स तरीके से मेडिटेशन अवस्था में कि यस, मेरे पास मैं जो हूँ रिलैक्स हूँ, कंफर्टेबल हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूँ फिजिकल मेडिकल के लिए, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ। मैं उस टफ एग्जाम को पास करके, जिसमें मैं 97 98% कैंडिडेट से बेटर हूँ, मैं बेटर कंडीशन में हूँ, तब जा रहा हूँ। मेरे पास यदि ये मैं पास करता हूँ तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मुझे इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा, मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल, अब ये कहना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जिनके साथ होता है ऑब्वियसली वो टफ सिचुएशन होता है। बट यू हैव टू डू। हमेशा जैसे देखो, कभी भी किसी मैच में आप देखना कि सपोज किसी चीज के आप फॉलोअर हो, किसी चीज कोई पर्सन है उसके फैन आप हो, क्रिकेट सपोज हो रहा है या कोई और मैच हो रहा है या कुछ और चीजें हो रही है, आप किसी के फॉलोअर हो, किसी के फैन हो। अब मैच या वो इवेंट इंसिडेंट है, वो एकदम क्रूसियल मोड पे आ गया है, आप नहीं प्ले कर रहे हो वहां, लेकिन आप उससे जुड़े हुए, तो क्या होता है, लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जो पर्सन वहां खेल रहा है, सपोज करो मैं ये एग्जांपल बराबर देता हूँ कि मैं इन जनरल स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैच वगैरह देख लिया, वो दूसरी चीज। लेकिन वंस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जब फाइनल क्रिकेट का खेल रहे थे, तो फॉर्चुनेट था कि मैं उस समय देख रहा था टीवी। अब दोनों में टाई हो गया। फिर फर्स्ट सुपर ओवर खेला, फिर टाई हो गया। सेकंड सुपर ओवर खेला, फिर टाई हो गया। फिर जो भी कुछ रूल था उसके अनुसार फिर इंग्लैंड को विनर घोषित किया गया। अब सोचो, इंडिया उसमें नहीं था, तो मुझे कोई जीतता कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लैंड जीतता, न्यूजीलैंड जीतता, कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या होता उस एक मोमेंट में, उस टाइम में एक्साइटमेंट रहता है कि यस क्या होगा। आप पूरा कंसंट्रेशन में उस चीजों को देखते हो। अब सोचो, जो पर्सन वहां खेल रहा था, खेल रहे थे जो पर्सन, ना तो उसके पहले इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में और ना तो न्यूजीलैंड ने। तो सुपर एक्साइटमेंट था। अब उस ड्यूरेशन में अपने को कूल रखना, कंपोज रखना, ये बहुत चुनौती होती है। और जीवन में जब भी देखो, बहुत बार एक पर्सन रिस्क लेते हैं, और उस रिस्क में जो रिस्क ले रहा है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये आपके लिए एक रिस्क है। चीजें आपने अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, तो थोड़े थोड़े जिनको भी इस टाइप का इशू है जो कंट्रोलेबल है,
जैसे बहुत ज़्यादा यदि टेंशन में आते हो तब स्वेटिंग आपकी हो जाती है, या फिर हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह आ जाता है, या और कुछ ऐसे टाइप के सिचुएशंस होते हैं, तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़े मेडिटेशंस वगैरह करो, थोड़े देर शांति से बैठो, या आपको लगता है कि यस किसी एक्सपर्ट से, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कैंडिडेट्स के, मैं अपने जीवन के जर्नी से और जो भी आसपास के लोगों से मिलता हूँ, जिनसे बातें करता हूँ, खास करके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एन नंबर ऑफ कैंडिडेट से जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिनको इशूज थे, अभी भी ऐसा नहीं है सब चीज मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं भी जानने की कोशिश करूँ, तो जो कुछ मैंने अनुभव किया है उसके आधार पे। दूसरा है कॉन्फिडेंस हमेशा रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कोई भी इवेंट जो है वो बहुत टफ नहीं है। आप किसी भी कांस्टेबल का कंपटीशन देख लो, एसआई का देख लो, तो आपसे काफी टफ होता है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, 16 सेकेंड मेल, 18 सेकेंड फीमेल, आपका 100 मीटर, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए, और 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए 800 मीटर, ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है। फिर आपका 3.5 मीटर लॉन्ग जंप, 3 मीटर लॉन्ग जंप फीमेल के लिए, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर, इनके लिए नहीं। तो ये इवेंट्स जो हैं ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आप कॉन्फिडेंस रखो, टू मच प्रेशर ना लो। ये इसको एक, हाँ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप जितना हो सकता है जो अपने आधार पे वो करो, लेकिन विद एवॉइडिंग इंजुरी। इंजुरी कभी भी एक्सेप्ट ना करो। लॉन्ग जंप में ये 3 टाइम्स आपको मिलता है, शॉर्ट पुट है 3 अटेम्प्ट मिलता है, और जो 100 मीटर 800 मीटर है वो ग्रुप इवेंट है, ग्रुप इंसिडेंट है। ग्रुप में आप और लोग होते हैं तो आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। ग्रुप में जब आप होते हो तो थोड़े से सही तरीके से कर लेते हो, ठीक है। तो इस वजह से उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जंप है वो थोड़ा सा इशू होता है, तो मैं उस पर डिस्कस आगे करूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इन दिए हुए नंबर्स पे मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, रेगुलर रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, थैंक यू।